हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो यह आज हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की 5वीं क्लास है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत, और दूसरा हमने पढ़ा एडम स्मिथ का हमने पहला पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा रिकार्डो का सापेक्ष या तुलनात्मक लागत सिद्धांत, और तीसरा हमने पढ़ा हेबरलर का अवसर लागत सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांत हमने पढ़े। पहला जो हमारा सिद्धांत था उसकी मान्यता क्या थी? दो देश, दो वस्तुएं और उत्पादन का एक साधन था। दूसरे सिद्धांत में हमारा दो देश, दो वस्तुएं और उत्पादन का एक साधन था। और अवसर लागत सिद्धांत जो कि हेबरलर ने दिया, उसमें क्या था? दो देश, दो वस्तुएं और उत्पादन के दो साधन थे। लेकिन हमारा जो मिल का जो सिद्धांत है वो किस पर सुधार है? वो रिकार्डो के सापेक्ष लागत सिद्धांत पर सुधार है। और इसमें भी क्या है? हमारा जो क्या है मिल का क्या है? पारस्परिक मांग का सिद्धांत। इसमें भी क्या है? दो देश, दो वस्तुएं और उत्पादन का एक ही साधन है, यानी सापेक्ष और निरपेक्ष लागत के समान इसमें भी उत्पादन का एक ही साधन क्या माना गया है? श्रम माना गया। तो मिल का सिद्धांत सापेक्ष लागत सिद्धांत पर क्या है? सुधार है। तो हम सीधा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत। तो देखिए प्रतिपादन जे.एस. मिल ने कब किया? 1948 में। ये सन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी से रिलेट क्वेश्चन बनता है। और रिकार्डो की आलोचना पर आधारित है। मिल का जो सिद्धांत किसकी आलोचना पर आधारित है? रिकार्डो की आलोचना पर आधारित है। और देखिए जो मिल का पारस्परिक मांग सिद्धांत है, इसकी प्रभावी व्याख्या किसने की? मार्शल और एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्र की सहायता से की। और आगे देखिए रिकार्डो ने क्या किया? ये जो सिद्धांत है रिकार्डो की आलोचना पर आधारित, तो रिकार्डो ने क्या किया? रिकार्डो ने केवल यह दिखाया कि व्यापार शर्त व्यापार करने वाले देशों की घरेलू कीमत रेखा के बीच में है, परंतु यह नहीं बताया कि वास्तविक व्यापार शर्त रेखा क्या होगी। तो देखिए रिकार्डो ने क्या बताया? जैसे देखिए ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है और ये बी देश का। अब देखिए इसकी जो ए देश की घरेलू कीमत रेखा ये वाली है, यहाँ से ये जाती हुई, ये इसकी घरेलू कीमत रेखा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये इसकी घरेलू कीमत रेखा है, यानी ये वाला स्लोप है इसका। और जो हमारा बी देश है उसकी घरेलू कीमत रेखा ये है, यानी ये ए देश की घरेलू कीमत रेखा है और ये बी देश की। तो ये वाली क्या है? ये स्लोप है बी का और ये स्लोप है ए का। तो ये क्या है? ये ए देश की घरेलू कीमत रेखा और ये बी देश की। तो रिकार्डो ने क्या बताया कि जो व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा होगी, उसका स्लोप इन दोनों के बीच में, यानी इससे स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप कम है तो इससे तो अधिक स्लोप होगा और इससे कम स्लोप होगा। जैसे ये मान लेते हैं, ये क्या है? ये सी मान लेते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा, यानी इनके बीच में होगी। लेकिन वास्तव में क्या होगी ये नहीं बता सके। उन्होंने केवल यही बताया कि इन दोनों के बीच में होगी। तो देखिए ये नहीं बता सके कि वास्तविक कीमत रेखा क्या होगी, वास्तविक व्यापार शर्त रेखा क्या होगी, ये नहीं बता सके। और देखिए रिकार्डो ने मांग पक्ष की उपेक्षा की। अब देखिए रिकार्डो ने केवल किसका उपयोग किया? उत्पादन संभावना वक्र। रिकार्डो ने केवल उत्पादन संभावना वक्र का उपयोग किया, यानी उत्पादन संभावना वक्र किसको दर्शाता है? पूर्ति पक्ष। तो रिकार्डो ने किसका प्रयोग किया? केवल पूर्ति पक्ष का। और मांग पक्ष की क्या की? उपेक्षा, यानी मांग पक्ष को छोड़ दिया। क्योंकि मांग पक्ष को कौन दर्शाता है? मांग पक्ष को समुदाय उदासीनता वक्र कौन दर्शाता है? समुदाय उदासीनता वक्र दर्शाता है। और रिकार्डो ने समुदाय उदासीनता वक्र का प्रयोग नहीं किया, यानी मांग पक्ष को छोड़ दिया, मांग पक्ष का उपयोग नहीं किया। अब देखिए मिल ने 1948 में
1948 में मिल ने वास्तविक व्यापार शर्त या विनिमय अनुपात की समस्या का समाधान अपने प्रतिपूरक मांग सिद्धांत में किया। यहाँ पर क्या, रिकार्डो वास्तविक व्यापार शर्त का निर्धारण नहीं कर पाए तो इसका समाधान किसने किया, मिल ने किया। और कब किया, 1948 में। और मिल ने पूर्ति और मांग पक्ष दोनों की व्याख्या की। मिल ने जैसे प्रस्ताव वक्रों का उपयोग किया, तो प्रस्ताव वक्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, समुदाय उदासीनता वक्र और उत्पादन संभावना वक्र दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें कौन आ गए, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों आ गए। अब देखिए जेएस मिल क्या कहते हैं, संतुलित व्यापार शर्त प्रतिपूरक मांग दशाओं द्वारा निर्धारित होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। संतुलित व्यापार शर्त किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो प्रतिपूरक मांग दशाओं द्वारा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए प्रतिपूरक मांग क्या होती है, तो देखिए दो व्यापाररत देशों की अपने उत्पाद के पदों में एक दूसरे के उत्पाद के लिए मांग की सापेक्ष शक्ति तथा लोच। देखिए जैसे एक देश जैसे ए देश है, ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो एक्स वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु के बदले वह वाई वस्तु जो कि बी देश उत्पादित कर रहा है इसकी कितनी मात्रा की डिमांड करता है। जैसे ये एक्स वस्तु की 10 इकाइयों का निर्यात करना चाहता है, 10 इकाइयों का एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो इसके बदले में यह वाई वस्तु की कितनी इकाइयों की डिमांड करता है, तो ये क्या कहलाती है, प्रतिपूरक मांग कहलाती है। अब देखिए अपने पारस्परिक मांग के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए मिल ने पहले रिकार्डो के तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत को पुनः प्रस्तुत किया। मिल ने क्या किया, जो रिकार्डो ने बताया अपने सिद्धांत में उसको पुनः एक बार फिर से प्रस्तुत किया, यानी वो सारी चीज़ें वापस प्रस्तुत की। और रिकार्डो की तुलनात्मक श्रम लागत की मान्यता के मुकाबले मिल ने तुलनात्मक लाभ के रूप में अपने सिद्धांत की स्थापना की। यानी रिकार्डो ने तुलनात्मक श्रम लागत पर बल दिया, लेकिन उसकी जगह मिल ने क्या किया, तुलनात्मक लाभ पर बल दिया। अब देखिए सिद्धांत की मान्यताएं देख लेते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हमने देख ही लिया था कि दो देश दो वस्तुएं और उत्पादन का एक साधन, दो देश दो वस्तुएं और उत्पादन का एक ही साधन है, और स्थिर प्रतिफल का नियम है। यानी इसमें घटते बढ़ते प्रतिफल नहीं है, केवल स्थिर प्रतिफल का नियम लागू है। और परिवहन लागतों का अभाव, यानी जब वस्तुएं या उत्पादन, जैसे उत्पादन के साधन बाहर तो गतिशील नहीं है एक देश में पूर्ण रूप से, जैसे ये ए देश है तो ए देश में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई परिवहन लागत नहीं है। और वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में जाती है तो उसमें भी कोई परिवहन लागत नहीं है, यानी परिवहन लागत नहीं होती है। अब हम आगे देखते हैं। दोनों देशों की ज़रूरतें एक जैसी, ए और बी दोनों देश है, दोनों की ज़रूरतें क्या है, एक जैसी है। और पूर्ण प्रतियोगिता, बाजार में क्या है, मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता है। और स्वतंत्र व्यापार है, यानी सरकार की कोई भी रोक टोक नहीं होती, सरकार कोई भी टैरिफ कोटा नहीं लगाती है, यानी स्वतंत्र व्यापार होता है। अब हम मील के सिद्धांत की व्याख्या समझते हैं। तो मील का सिद्धांत तुलनात्मक लागत या श्रम की क्षमता के रूप में। अब देखिए ये सारणी है, सारणी में क्या दिखाया गया, उत्पादित वस्तुओं की मात्रा है। यानी जैसे ए देश है, ए और बी ये दो देश है। अब देखिए ए देश या तो एक्स वस्तु की 250 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है या वाई वस्तु की 150 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। और बी देश है, बी देश क्या कर सकता है, बी देश एक्स वस्तु की या तो 200 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है या वाई वस्तु की 100 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए देश है, ए देश को दोनों एक्स और वाई वस्तु दोनों में क्या है, निरपेक्ष लाभ मिल रहा है। जो ए देश है, ए देश को क्या है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों में क्या है, निरपेक्ष लाभ मिल रहा है। क्योंकि देखिए ए देश एक्स वस्तु की 250 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है, बी देश 200, यानी ए देश ज़्यादा उत्पादित कर रहा है, यहाँ पर ए देश को लाभ मिल रहा है। और वाई वस्तु में भी बी देश 100 और ए देश 150, यानी ज़्यादा उत्पादित कर रहा है। तो दोनों वस्तु एक्स और वाई में ए देश को क्या मिल रहा है, ए देश को निरपेक्ष लाभ मिल रहा है। अब देखिए यहाँ सारणी में ए व बी दो देश है,
सारणी में ए व बी दो देश है। ए देश एक्स की 250 या वाई की 150 इकाइयाँ तथा बी देश एक्स की 200 और वाई की 100 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। ये सारणी में दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ ए देश को दोनों वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। ए देश को क्या है, दोनों वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ मिल रहा है। लेकिन देखिए, निरपेक्ष लाभ तो दोनों वस्तुओं में मिल रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है, तुलनात्मक लाभ। तो देखिए, लेकिन ए देश को वाई वस्तु के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। तो इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो देखिए, ए देश को किस वस्तु के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ मिल रहा है, तो इसकी हम तुलना करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या निकाला, तुलनात्मक लागत अनुपात। यहाँ पर हमने क्या निकाला, तुलनात्मक लागत अनुपात। तो देखिए, तुलनात्मक लागत अनुपात में क्या किया हमने, 200 में 250 का भाग दिया, 200/250। और हमने दूसरा भाग, ये एक्स वस्तु के लिए है और वाई वस्तु के लिए हमने दिया 100 में 150 का भाग। तो देखिए, ऊपर हमने क्या लिया, ऊपर हमने लिया बी देश का और नीचे हमने लिया ए देश का। अब देखिए, हमारी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आई, ये 0.8 आई और ये वैल्यू हमारी आई 0.66। इसको हम 0.80 मान लेते, तो हमारी ये वैल्यू ज़्यादा आई। यानी एक्स वस्तु में क्या है, एक्स वस्तु में ये हम देख रहे हैं ए देश के लिए, ए देश कि ए देश को ए देश के लिए किस वस्तु में अधिक तुलनात्मक लागत है या कम तुलनात्मक लागत है, ये हम देख रहे हैं। तो ए देश के लिए देख रहे हैं, तो ए देश की जो भी वस्तु की मात्रा है वो हम बटेवा में रखेंगे। तो देखिए, ए देश को क्या है, एक्स वस्तु में अधिक लागत आ रही है तुलनात्मक लागत और वाई वस्तु में कम तुलनात्मक लागत आ रही है। तो यानी ए देश किसका उत्पादन करेगा, वाई वस्तु का। और इसी प्रकार बी देश किसका उत्पादन करेगा, बी देश एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा। किसका, एक्स वस्तु का उत्पादन। तो देखिए, ए देश को वाई वस्तु में क्या है, अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, क्योंकि हमने देखा है कि ये हमारा क्या है, एक्स वस्तु है और ये हमारा वाई वस्तु का है। तो एक्स वस्तु में अधिक लागत आ रही है तुलनात्मक लागत और वाई वस्तु में कम है, यानी वाई वस्तु में अधिक तुलनात्मक लाभ मिल रहा है। तो ए देश क्या करेगा, वाई वस्तु का उत्पादन करेगा, वह एक्स वस्तु का आयात करेगा। क्या करेगा, एक्स वस्तु का आयात। अब देखिए, बी देश के लिए हम देखते हैं, तो बी देश को एक्स वस्तु में तुलनात्मक हानि कम है, अतः वाई का उत्पादन करेगा। बी देश को क्या है, एक्स वस्तु में, बी देश को क्या है, एक्स वस्तु में तुलनात्मक हानि कम है, तो क्या करेगा, एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा। ये किसका, एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा और वाई का आयात करेगा। तो मैं ये आपको एक बार वापस समझाता हूँ। हम समझते हैं कि किस प्रकार बी देश एक्स वस्तु का उत्पादन करता है या उसमें उसकी तुलनात्मक हानि कम है। तो हमें क्या निकालना है, बी देश का। तो हम क्या निकालेंगे, A/B, यानी बी देश का निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्स वस्तु का लिखेंगे, तो एक्स वस्तु का क्या आएगा, 250/200 और इसमें क्या आएगा, वाई वस्तु के लिए 150/100। तो देखिए, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1.25 और वाई वस्तु में क्या आएगा, इसमें आएगा 1.5। तो वाई वस्तु में क्या है, अधिक लागत आ रही है, अधिक तुलनात्मक लागत किस में है, वाई वस्तु में अधिक है। तो एक्स बी देश के लिए क्या है, एक्स वस्तु को उत्पादन करने में अधिक क्या है, या इसको मान लेते हैं न्यूनतम तुलनात्मक हानि है। इसमें क्या है, न्यूनतम हानि है, न्यूनतम हानि है। इसको हानि तो दोनों वस्तुओं में है, क्योंकि क्या है, इसको देखिए, इसका अनुपात 100 से 1 से ऊपर जाएगा, 1 से ऊपर जाने पर क्या आएगी, हानि आएगी। तो इसको हानि तो दोनों वस्तुओं में है, लेकिन न्यूनतम हानि किसमें है, इसमें है। तो ये इसका उत्पादन करेगा। तो बी देश क्या करेगा, बी देश एक्स का उत्पादन करेगा और वाई का क्या करेगा, आयात करेगा। ये ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ए देश वाई का उत्पादन करेगा और एक्स का आयात करेगा। ये हमने पिछले पेज पर पढ़ लिया है। और बी देश एक्स का उत्पादन करेगा, वह वाई का आयात करेगा। तो ये तो हमने पिछले पेज पर पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम देखते हैं घरेलू विनिमय अनुपात। हम क्या देखते हैं, घरेलू विनिमय अनुपात। तो देखिए,
हम पिछले पेज पर ही देख लेते हैं घरेलू विनिमय अनुपात सारणी में। अब देखिए घरेलू विनिमय अनुपात निकालना है तो देखिए ए देश के लिए घरेलू विनिमय अनुपात क्या है, तो देखिए 250 का भाग किस में देना है, 150 में। यानी हमें क्या करना है, y बटेवा अक्स करना है। घरेलू विनिमय अनुपात निकालना है y बटेवा अक्स, यानी 150 बटेवा 250, तो ये कितना है 0.6 आया। और बी देश में घरेलू विनिमय अनुपात क्या है, 100 बटेवा 200, यानी 100 बटेवा 200, तो ये कितना आया है, ये आया है 0.5। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जो ए देश है एक्स की एक इकाई, जो ए देश है एक्स की एक इकाई का उत्पादन कर सकता है या वाई की 0.6 इकाई का उत्पादन कर सकता है। और जो हमारा देश बी है वो एक्स की एक इकाई का उत्पादन कर सकता है या वाई की 0.5 इकाई का उत्पादन कर सकता है। तो देखिए एक्स की एक इकाई का उत्पादन तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक्स की एक इकाई के बदले ए क्या है, वाई की 0.6 इकाई उत्पादित कर रहा है, और बी है वाई की 0.5 इकाई उत्पादित कर रहा है। यानी ए ज़्यादा इकाई उत्पादित कर रहा है, इसीलिए ए क्या करेगा, ए वाई का उत्पादन करेगा। ये हमने वैसे पहले ही देख लिया है। तो ये क्या है, घरेलू विनिमय अनुपात। घरेलू विनिमय अनुपात क्या हुआ, ए देश में क्या है, ए देश में घरेलू विनिमय अनुपात 1:0.6, और बी देश में क्या आया 1:0.5, यानी एक्स की एक इकाई और वाई की 0.5 इकाई। ये क्या है, घरेलू विनिमय अनुपात। तो देखिए ए देश में घरेलू विनिमय अनुपात क्या है 0.6 और बी देश में 0.5, जो हमने अभी देखा है। अब देखिए ए देश में 0.6 का क्या मतलब है, एक्स की एक इकाई का उत्पादन कर सकता है या वाई की 0.6 इकाई का उत्पादन कर सकता है, और बी देश एक्स की एक इकाई का उत्पादन कर सकता है या वाई की 0.5 इकाई का उत्पादन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि ए देश वाई का उत्पादन करेगा क्योंकि ये ज़्यादा उत्पादन कर पा रहा है, और जो बी देश है वो एक्स की एक इकाई का उत्पादन करेगा, यानी एक्स का उत्पादन करेगा। अब देखिए इस प्रकार व्यापार की शर्तों की सीमा, अब देखिए हम देखेंगे व्यापार की शर्तों की सीमा क्या है। तो देखिए एक देश में व्यापार की शर्तों की सीमा क्या है, एक एक्स और अनुपात क्या है 0.6 वाई, यहाँ पर इसी से हमने निकाला। और बी देश में क्या है, एक एक्स अनुपात 0.5 वाई, ये है बी देश में। अब देखिए अतः व्यापार शर्त क्या है, एक एक्स के बदले 0.6 से 0.5 वाई के बीच है। अब देखिए अभी हमने देखा कि जो हमारा ए देश है, ए देश में क्या है, अनुपात क्या है 1:0.6, और बी देश में 1:0.5 है। तो ये तो है एक्स की एक इकाई के बदले क्या है वाई की, ए देश तो 0.6 उत्पादित कर रहा है और बी देश 0.5। तो एक्स की एक इकाई की जो विनिमय होगा, एक्स की एक इकाई का विनिमय किसके बीच होगा, 0.5 से 0.6 के बीच में। वाई की कितनी, 0.5 से 0.6 के बीच में, और 0.5 कौन उत्पादित कर रहा है, बी देश, और 0.6 ए देश उत्पादित कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए बी देश एक्स वस्तु की एक इकाई के बदले, अब देखिए एक्स का उत्पादन कौन कर रहा है, एक्स का उत्पादन बी कर रहा है, तो अब एक्स का निर्यात भी कौन करेगा, बी। तो बी एक्स की कितनी, एक इकाई का निर्यात, एक्स की एक इकाई। अब बी एक्स की एक इकाई का क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो इसके बदले ए से कितनी, देखिए ए से कितनी इकाई प्राप्त करेगा, अगर ये 0.5 इकाई प्राप्त करेगा, क्या है, बी एक्स की एक इकाई का निर्यात करने के बदले वाई की कितनी 0.5 इकाई ए से प्राप्त कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको व्यापार से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो हमारा बी देश है एक्स की एक इकाई के बदले वाई की 0.5 इकाई तो स्वयं उत्पादित कर पा रहा है, तो इसको व्यापार से कोई लाभ नहीं होगा। और अगर ये एक्स की एक इकाई के निर्यात के बदले वाई की क्या 0.6 इकाई प्राप्त कर लेता है, जो कि ए देश उत्पादित कर रहा है, तो इसको क्या है, व्यापार से लाभ होगा, इसको व्यापार से पूर्ण लाभ होगा। यानी देखिए एक्स की एक इकाई की जो विनिमय सीमा होगी
वो क्या होगी, y की 0.5 से 0.6 के बीच। x की एक इकाई की विनिमय सीमा क्या होगी, y की 0.5 से 0.6 के बीच। अब देखिए ये तो है किसका, ये तो है B देश का और ये A देश का। तो देखिए जो विनिमय सीमा है वो 0.5 की जितनी पास होगी उतनी ही B को नुकसान होगा या व्यापार से लाभ कम होगा, और 0.6 से 6 की जितनी नज़दीक होगी उतना B को लाभ होगा और A को नुकसान ही होगा। यानी जिसकी विनिमय सीमा के पास होगी, व्यापार की शर्त किसके पास होगी, जिस देश की विनिमय सीमा के पास होगी उस देश को व्यापार से कम लाभ होगा और दूसरे देश को ज़्यादा लाभ होगा। जैसे 0.6 के बीच 6 के आसपास अगर y देता है, y वस्तु का विनिमय होता है 0.6 x की एक इकाई के बदले, तो A देश को लाभ नहीं होगा और B देश को लाभ होगा। और 0.5 के आसपास होगा तो B देश को लाभ होगा, नहीं B देश को लाभ नहीं होगा, A देश को लाभ होगा। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ वापस बताता हूँ। B देश देखिए x वस्तु की एक इकाई के बदले y की 0.5 इकाई प्राप्त करता है तो उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि 0.5 तो स्वयं उत्पादित कर पा रहा है, और x वस्तु की एक इकाई के बदले 0.6 y की प्राप्त करता है तो उसे व्यापार से लाभ होगा, क्योंकि वह 0.5 ही उत्पादित कर सकता है और उसको 0.6 मिल रही है तो उसको व्यापार से लाभ हो रहा है। लेकिन इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में ए देश को लाभ नहीं होगा, इस स्थिति में ए देश को लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसको ए देश को कितनी देनी पड़ रही है, ए देश को y की 0.6 इकाई देनी पड़ रही है x की एक इकाई के बदले, जो कि वह खुद ही उत्पादित कर पा रहा है। यानी एक देश का लाभ बढ़ेगा तो दूसरे देश का लाभ घटेगा। अब देखिए आगे, व्यापार की शर्तें, जिस देश के घरेलू विनिमय अनुपात की अधिक पास होगी उसे व्यापार से कम लाभ होगा। यानी अगर व्यापार की शर्तें 0.6 के पास होगी तो ए देश को कम लाभ होगा और 0.5 के पास होगी तो बी देश को कम लाभ होगा। तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे समझते हैं। अब देखिए, प्रतिपूरक मांग सिद्धांत की व्याख्या हम किसके द्वारा, प्रस्ताव वक्रों की सहायता से समझते हैं। और प्रस्ताव वक्र को किसने दिया, मार्शल एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्रों को दिया। अब देखिए, एक देश का प्रस्ताव वक्र आयातों की मांग के बदले निर्यातों की देय मात्रा को दर्शाता है। यानी एक देश का, जैसे ए देश का प्रस्ताव वक्र क्या दर्शाता है कि ये आयातों की मांग के बदले निर्यातों की कितनी मात्रा देना चाहता है। जैसे यहाँ पर x वस्तु है, यहाँ पर y वस्तु है, तो ये क्या है, ये एक माना कि ये ए देश का प्रस्ताव वक्र है। तो ए देश किसका, y वस्तु का उत्पादन करेगा और x वस्तु का आयात। तो ये x वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करता है। जैसे x वस्तु की ये अगर इतनी मात्रा की मांग करता है, इतनी मात्रा की, तो ये y वस्तु की कितनी मात्रा देना चाहता है, तो ये y वस्तु की इतनी मात्रा देना चाहता है। यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक। अगर ये x वस्तु की इतनी मात्रा, यानी इतनी मात्रा की मांग करता है, तो ये y वस्तु की कितनी मात्रा देना चाहता है, y वस्तु की यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतनी मात्रा देना चाहता है। तो यानी ये क्या करता है, ये आयातों की मांग के बदले, यानी ये आयातों की मांग करता है तो इसके बदले निर्यातों की ये कितनी मात्रा देना चाहता है। जैसे इतनी मांग करता है तो ये इतनी मात्रा देना चाहता है, और ये इतनी मांग करता है तो इतनी मात्रा देना चाहता है। तो निर्यातों की देय मात्रा को दर्शाता है कि आयातों की कितने आयातों के बदले कितनी निर्यात देना चाहता है। अब देखिए, जो प्रस्ताव वक्र है, प्रस्ताव वक्र उत्पादन व उपभोग दशाओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित होता है। जो प्रस्ताव वक्र उत्पादन दशाओं और उपभोग दशाओं दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। ये हमने प्रस्ताव वक्र की व्युत्पत्ति में समझा कि प्रस्ताव वक्र को हमने किसकी सहायता से उत्पन्न किया। पहले क्या था हमारा, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, जो कि क्या है, उत्पादन दशाओं को दर्शाता है। और दूसरा क्या है, समुदाय उदासीनता वक्र, समुदाय उदासीनता वक्र, जो कि उपभोग दशाओं को निर्धारित करता है या को दर्शाता है। तो प्रस्ताव वक्र उपभोग तथा उत्पादन दशाओं द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित होता है। और प्रस्ताव वक्र आगे व्यापार शर्तों का निर्धारण करता है। व्यापार शर्तों का निर्धारण कैसे करता है, जैसे ये ए देश का, इसी प्रकार हम
बी देश का प्रस्ताव वक्र खींचेंगे, जहाँ पर ये आपस में कटेंगे वहाँ पर व्यापार शर्त का निर्धारण होगा। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैसे अब हम देखते हैं प्रतिपूरक मांग की लोच के बारे में। तो प्रतिपूरक मांग की लोच क्या होती है, ये सूत्र याद रखना है आपको। आयातों में प्रतिशत परिवर्तन बटेवा निर्यातों की कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन बटेवा आयातों की कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन, ये सूत्र आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सूत्र पूछ सकता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम प्रस्ताव वक्र की सहायता से समझते हैं मिल के सिद्धांत को। तो देखिए, अब देखिए चित्र में देखिए, ओ ए क्या है, ए देश का प्रस्ताव वक्र, और ओ बी क्या है, बी देश का प्रस्ताव वक्र। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये बना है, यहाँ पर ओ बिंदु है, यहाँ पर ए, तो ये ओ है, ये ए, ओ ए, ये किसका है, ए देश का प्रस्ताव वक्र। तो ए देश का प्रस्ताव वक्र ये देखिए इस साइड से बना है, यानी इस वस्तु का, यानी वाई वस्तु का उत्पादन कौन करेगा, ए देश। यहाँ पर क्या आएगा, ए देश, और यहाँ पर आएगी वाई वस्तु। और इस साइड में कौन क्या बना है, ओ बी, यानी इस साइड से बना है बी देश का प्रस्ताव वक्र। तो ये किसका एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा, बी देश। तो ये मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर एक्स वस्तु बी देश और यहाँ पर वाई वस्तु ए देश। अब देखिए घरेलू विनिमय अनुपात OA1 व OB1 के बीच है। देखिए OA1, ये वाली जो रेड लाइन है ये ए देश का घरेलू विनिमय अनुपात है, और ये OB1 बी देश का घरेलू विनिमय अनुपात है। तो घरेलू विनिमय अनुपात को मैं जैसे बी देश के घरेलू विनिमय अनुपात को आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये क्या है, OB1, ये बी देश का घरेलू विनिमय अनुपात, यहाँ पर एक्स वस्तु, यहाँ पर वाई वस्तु। बी देश किस वस्तु का एक्स वस्तु का उत्पादन करता है और वाई वस्तु का आयात। लेकिन ये क्या है, घरेलू विनिमय अनुपात वाली लाइन है, यानी जो हमारा बी देश है, बी देश जो अक्ष वस्तु की इतनी मात्रा है, या तो अक्ष वस्तु की इतनी मात्रा का उत्पादन कर सकता है या वाई वस्तु की इतनी मात्रा का उत्पादन कर सकता है, ये बताता हमें घरेलू विनिमय अनुपात। जैसे अक्ष वस्तु की या तो इतनी अक्ष वस्तु की मात्रा का उत्पादन करे, या देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया, तो देखिए या तो इतनी मात्रा में वाई का उत्पादन करे या इतनी मात्रा में एक्स का। तो यहाँ पर एक्स का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये क्या करता है, एक्स का उत्पादन करता है और वाई का क्या कर लेता है, आयात। और देखिए जैसे ये इसका क्या है, प्रस्ताव वक्र है बी। तो देखिए ये इतना तो उत्पादन कर पा रहा था, लेकिन अगर ये व्यापार करता है तो इतनी एक्स्ट्रा उसे व्यापार से मिलती है, जबकि उत्पादन खुद इतना ही कर पा रहा है और व्यापार करता है तो इतनी एक्स्ट्रा मिल रही है। और वैसे व्यापार शर्त है, जैसे ये हमारा क्या है, बी देश का है, बी देश का प्रस्ताव वक्र। तो व्यापार शर्त रेखा यहाँ पर आती है, तो यानी उसको और अधिक, यानी इतना एक्स्ट्रा मिलता है। इस प्रकार इसको क्या है, वाई वस्तु के आयात में और अक्ष वस्तु के उत्पादन करने में अधिक लाभ मिलेगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, व्यापार करता है। अब देखिए ये क्या है, OB1 बी देश की क्या है, घरेलू विनिमय अनुपात है OB1, और OA1 ए देश का घरेलू विनिमय अनुपात। अब देखिए संतुलित व्यापार शर्त क्या है, OP। संतुलित व्यापार शर्त क्या है, OP। ये जो लाइन जा रही है OP, जहाँ पर क्या है, दोनों प्रस्ताव वक्र, देखिए जहाँ पर ये दोनों प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे ये OA और ये OB आपस में कौन से बिंदु पर काट रहे हैं, P बिंदु पर। तो ये हमने OP को मिला दिया, तो OP क्या हो गई, OP हो गई हमारी संतुलित व्यापार शर्त, यानी व्यापार की शर्तों का निर्धारण कहाँ पर हुआ, OP पर। जहाँ दोनों प्रस्ताव वक्र आपस में काटते हैं वहाँ पर व्यापार की शर्त का निर्धारण होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए देश वाई वस्तु की। अब देखिए OP पर क्या है, अब देखिए हमारा ए देश क्या है, ए देश वाई का उत्पादन करता है, तो ए देश वाई की कितनी, PK या KP।
ए देश वाई की केपी मात्रा का क्या करता है, निर्यात, और किसके बदले, ओ के एक्स वस्तु की मात्रा की आयात के बदले। देखिए ए देश वाई वस्तु की केपी मात्रा का क्या करता है, निर्यात, और इसके बदले में एक्स वस्तु की ओ के मात्रा प्राप्त करता है। यानी ये वाई वस्तु का निर्यात करता है ए देश वाई का एक्सपोर्ट करता है, और इतनी मात्रा में एक्स का क्या करता है, इम्पोर्ट, एक्स का इम्पोर्ट करता है। कौन करता है, वाई देश, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, अब हम समझते हैं व्यापार से लाभ का वितरण। तो देखिए ए और बी देश को व्यापार से किस प्रकार से लाभ होता है, ये हम देखते हैं। तो देखिए ए देश को किस प्रकार से लाभ होता है। तो देखिए हमारा जो ए देश है, ये ए देश की घरेलू विनिमय अनुपात रेखा है OA1। अब देखिए ए देश क्या करता है, जो ए देश क्या करता है, वाई का उत्पादन करता है, तो वाई वस्तु की इतनी मात्रा के बदले क्या करता है, एक्स वस्तु की इतनी मात्रा की मांग करता है। ये कौन कर रहा है, ए देश क्या करता है कि एक्स वस्तु की इतनी मात्रा प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की इतनी मात्रा देना चाहता है। लेकिन वास्तव में व्यापार शर्त रेखा क्या है यहाँ पर, तो उसको क्या करना पड़ता है, वाई वस्तु की कितनी मात्रा देनी पड़ती है, वाई वस्तु की केवल इतनी मात्रा ही देनी पड़ती है, यानी इतनी मात्रा उसको कम देनी पड़ती है। तो यानी ये जो आर पी के बराबर है वो क्या है, इसका व्यापार से लाभ है। देखिए बी देश PS ए देश को हम देख रहे, तो ए देश RP के बराबर लाभ, ए देश को RP, ये जो है RP, मैं RP आपको बता देता हूँ, ये हमारा R बिंदु है और ये हमारा P बिंदु, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतना उसको क्या है, व्यापार से लाभ होता है इसको, ए देश को। देखिए ए देश RP के बराबर लाभ, क्योंकि देखिए x की O के इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए y की R की मात्रा देना चाहते हैं। x की इतनी मात्रा प्राप्त करने के लिए y की इतनी मात्रा देना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह इतनी मात्रा ही देता है, यानी इतनी कम मात्रा देता है, जो कि उसका क्या हो गया, व्यापार से लाभ हो गया। अब देखिए, अब हम बी देश का देखते हैं। देखिए बी देश PS के बराबर लाभ कमाता है, PS, यहाँ पर ये हमारा S बिंदु है और यहाँ पर P बिंदु है, यानी PS। हमारा जो बी देश है, बी देश एक्स वस्तु की ओ के मात्रा, इतनी मात्रा के बदले कितनी मात्रा प्राप्त करना चाहता है, केवल KS, यानी इतनी मात्रा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको मिल कितनी रही है, इतनी मात्रा मिल रही है, यानी इतनी मात्रा उसका क्या है, व्यापार से लाभ। ये क्या है, ये वाली जो मात्रा है, इसको क्या किससे दर्शाया गया है, PS से। तो देखिए व्यापार से लाभ को मैं आपको एक बार वापस समझाता हूँ। तो देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है ए देश की घरेलू कीमत रेखा, और ये हमारी बी देश की घरेलू कीमत रेखा है, और ये वास्तविक व्यापार शर्त रेखा है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ए देश का व्यापार से लाभ है, और ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, बी देश का व्यापार से लाभ है। अब देखिए माना कि व्यापार शर्त रेखा इसकी बदले ये वाली होती, तो इसमें क्या हुआ कि ए देश का लाभ कम हुआ और बी देश का लाभ बढ़ गया। और ऐसा किस स्थिति में होगा, ऐसा इस स्थिति में होगा जब बी देश का प्रस्ताव वक्र क्या है, आगे की साइड में शिफ्ट हो जाए, यानी बी देश का जो प्रस्ताव वक्र वो क्या है, आगे की ओर शिफ्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में बी देश का लाभ बढ़ गया, और अगर ए देश का जो शिफ्ट होता है तो ए देश का लाभ बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने व्यापार से लाभ के वितरण के बारे में समझा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए व्यापार शर्त एक देश के पक्ष में व दूसरे देश के विपक्ष में हो सकती है, यह मांग की सापेक्षिक लोच पर निर्भर करती है। अब देखिए देश का प्रस्ताव वक्र अधिक लोचदार, जिस देश का प्रस्ताव वक्र अधिक लोचदार होगा व्यापार शर्त उसके क्या होगी, प्रतिकूल। अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये है
बी देश का प्रस्ताव वक्र। तो ये क्या है, ये अधिक लोचदार है और जैसे जैसे ये ऊपर शिफ्ट होगा इसकी लोच क्या होगी, कम। ये अधिक लोच है, इस पर कम लोच है और इस पर और कम लोच है, सबसे कम लोच इस पर है। जैसे जैसे ये किसका है, इस साइड में बी देश, ये बी देश का प्रस्ताव वक्र है। तो ये जैसे जैसे ऊपर की ओर शिफ्ट होगा वैसे वैसे क्या होगी, लोच कम होती जाएगी। तो अगर ये प्रस्ताव वक्र होगा तो बी देश को व्यापार से कम लाभ होगा, यानी व्यापार की शर्तें इसके प्रतिकूल होगी। अगर बी देश का प्रस्ताव वक्र ये है तो व्यापार की शर्तें इसके प्रतिकूल होगी। अगर बी देश का प्रस्ताव वक्र ये है तो इसकी व्यापार की शर्तें इसके क्या होगी, अनुकूल। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अधिक लोचदार, यहाँ पर क्या है, लोचदार, और यहाँ पर प्रस्ताव वक्र क्या है, बेलोच। बेलोच यानी अधिक, ये जो सीधा होता है वो क्या है, बिल्कुल बेलोच, और ये क्या है, पूर्णतया लोचदार। तो जैसे जितना अधिक समानांतर होगा उतना अधिक लोचदार होगा और जितना लंबवत होगा उतना अधिक बेलोच होगा। अब देखिए, जैसे ये इस प्रकार ए देश का प्रस्ताव वक्र ये इस प्रकार आएगा तो इसकी लोच भी इस प्रकार कम होती जाएगी, इसमें भी इस प्रकार लोच कम होगी। यहाँ पर अधिक लोच है और यहाँ पर कम लोच है। तो लोच जितनी कम होगी, प्रस्ताव वक्र की लोच क्या है, अधिक होगी, तो उस देश को व्यापार की शर्त उसके प्रतिकूल होगी, और प्रस्ताव वक्र कम लोचदार है तो व्यापार की शर्तें उसके अनुकूल होगी। अब देखिए, एक देश व्यापार शर्त को दूसरे देश के घरेलू विनिमय अनुपात की तरफ खिसका दे तो उसका लाभ बढ़ेगा। अब देखिए, ये लाइन मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या ली है, एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और बी देश का प्रस्ताव वक्र ये हमने लिया, क्या लिया, ओ बी, और वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, वाई वस्तु और ए देश का प्रस्ताव वक्र क्या लिया, ओ ए। और इस प्रकार ये दोनों आपस में इस बिंदु पर पी बिंदु पर काटते हैं, तो ओ पी क्या है, हमारी व्यापार की शर्त रेखा। अब देखिए, एक देश व्यापार शर्त को दूसरे देश के घरेलू विनिमय अनुपात की तरफ खिसका दे तो उसका लाभ बढ़ेगा। अब देखिए, ये हमारा क्या है, ए देश का घरेलू विनिमय अनुपात ओ ए वन, और ये हमारा बी देश का घरेलू विनिमय अनुपात ओ बी वन। अब माना कि जैसे देखिए, बी देश है, बी देश क्या करता है, टैरिफ लगाता है, बी देश टैरिफ लगाता है ए देश से आयातों पर। तो इससे क्या होगा कि ए देश बी देश का जो प्रस्ताव वक्र वो क्या है, ऊपर की ओर शिफ्ट होगा इस प्रकार से। तो ये आपस में कहाँ पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर, ये मान लेते हैं हम क्यू बिंदु पर। अब देखिए, व्यापार की शर्त क्या हो गई, अब व्यापार की शर्त ये हो गई, व्यापार की शर्त ओ पी से क्या हो गई, ओ क्यू। अब देखिए, व्यापार की शर्त ओ क्यू हो गई, और ये किस देश के घरेलू विनिमय अनुपात की तरफ किसकी, ये ए देश की तरफ, ये ए देश है तो ए देश की तरफ किसकी, और बी देश से कहाँ गई, दूर गई। तो जिस देश के पास आएगी उसको क्या होगी, हानि, यानी ए देश को क्या होगा, नुकसान, और बी देश को क्या होगा, लाभ। देखिए, एक देश व्यापार शर्त को दूसरे देश के घरेलू विनिमय अनुपात की तरफ खिसका दे, यानी बी ने क्या किया, बी देश ने क्या किया, व्यापार शर्त को ए देश की तरफ खिसका दिया। तो इससे क्या होगा, बी देश को लाभ होगा और ए को हानि। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।